आज हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पॉलिटी के। नमस्कार दोस्तों, दिस इज माय न्यू यूट्यूब चैनल। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड आल्सो लाइक द वीडियो। इट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग न्यू सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आज हम पॉलिटी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है और लर्न भी कर लेना है। तो अगर किसी को आते हैं तो उसकी ये रिवीजन हो जाएगी जो भी ये वीडियो देखेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट गिव इन 1934 बाय। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था 1934 में। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लो कि इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बुक जिसमें लिखा हुआ हो कि अगर कोई मर्डर करता है तो उसकी सजा क्या होगी, हमारे पुलिस क्या काम करेगी, हमारे जजेस क्या काम करेंगे। तो जिसमें ये सारे के सारे लॉ लिखे हुए हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सबसे पहले आइडिया दिया था एम.एन. रॉय ने। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कब दिया। तो वो अगर ऐसा आया तो उसका आंसर होगा 1934 में। और अगर आया कि ना आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हमारे देश का, तो वो किसने आइडिया दिया, एम.एन. रॉय ने। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप अंडर। कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तो किसी के अंडर सेटअप हुआ था। तो किसके अंडर सेटअप हुआ था, तो वो हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान आया 16 मई 1946 को। तो उसके अंडर ही हमने ये सारा का सारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, बी.आर. अम्बेडकर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कह रहा है चेयरमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो उसका चेयरमैन था राजेंद्र प्रसाद। और यही हमारे पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने कब अडॉप्ट किया, तो हमने ये अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949। यानी कि 26 नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। तो हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था। जो भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना था कि किसकी सजा क्या होनी चाहिए, किस को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, किस के पास क्या पावर्स होंगी, वो सारा का सारा हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था उस कॉन्स्टिट्यूशन को। अब हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट तो कर लिया, पर इसको हमने इफेक्ट में कब लाया, कि कब से कि भाई इसको लागू कर दिया जाए। तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950। तो क्वेश्चन अगर आए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, अगर इफेक्ट के ऊपर आए क्वेश्चन तो आपने उसका आंसर लिखना है 26 जनवरी 1950। और अगर आए कि कब हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, तो वो आएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में। अब हर एक चीज के ऊपर काम करना होता है कि मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि किसको क्या सजा होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन क्या काम करेगा, किसके पास क्या पावर होगी। तो वो सब चीजें लिखने में टाइम लगता है। तो टोटल हमारे देश को टाइम लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में। तो अगला क्वेश्चन है कि पहली ऐसी कौन सी स्टेट थी जो कि हमने लिंग्विस्टिक बेस पे बनाई, यानी कि भाषा के आधार पर ऐसी कौन सी स्टेट बनाई। जैसे पंजाब है, मतलब जो पंजाबी बोलने वाले ज्यादातर पंजाब में हैं, वैसे ही एक ऐसी स्टेट हमने बनाई कि जो पर्टिकुलर एक भाषा बोलती है तो उसको एक अलग स्टेट बना दिया गया। तो वो बनी आंध्र प्रदेश, बनी पहली ऐसी लिंग्विस्टिक स्टेट की भाषा के आधार पर। और वो बनी 1 अक्टूबर 1953। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये भी आ सकता है कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी थी, तो आप आंध्र प्रदेश बोलोगे। और पूछेगा कि कब बनी, तो आप 1 अक्टूबर 1953 बोलोगे। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज, कि पहला स्पीकर कौन था लोकसभा का। तो वो थे जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर हमारे फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि फर्स्ट हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। कह रहा है कि जब हमारा देश आजाद होने से पहले, जब हमारे देश के दो वो पार्टीशन नहीं हुई थी, पाकिस्तान नहीं बना था, तो उससे पहले ऐसा कब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई? तो वो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस कंट्री के साथ ज्यादातर मेल खाता है? तो ये मेल खाता है ज्यादा यूके के साथ। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। तो वो किसके साथ? यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम। कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि प्रियम्बल जो है उसमें हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे, वो कब? 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो वो 3 वर्ड्स कौन से थे जो हमने प्रियम्बल में ऐड किए हैं? तो वो है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स हमने प्रियम्बल में ऐड किए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 में। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल्स प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी। इमरजेंसी के ऊपर से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते ही हैं। तो अगर सिंपल किस तरीके से आते हैं तो वो इस तरीके से आएंगे कि जो स्टेट इमरजेंसी है वो कब, किस आर्टिकल में लगती है? तो वो लगती है 356। और मैं आप लोगों को बता दूं, स्टेट इमरजेंसी को ही प्रेसिडेंट रूल भी कहता है। अगर क्वेश्चन में ये भी आया कि प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में लगता है, तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा 356 में। वो भी आप साथ में लिख लेना, प्रेसिडेंट रूल। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी वो डिक्लेयर करता है 352 आर्टिकल में। ये वही इमरजेंसी है जब कभी भी किसी हमारे देश का किसी और देश के साथ झगड़ा हो जाए या वॉर हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो वो उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। और जो इससे पहले वाली 356 वाली थी, ये वो इमरजेंसी है जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाए, यानी कि हमारे किसी एक स्टेट में सरकार नहीं बनती है, तो वो जो गवर्नर रूल आता है उसी को ही हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, जैसा कि JNK में स्टैम्प हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब है कि पैसे की कमी हो जाए हमारे देश में अगर, तो उस टाइम पर कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो आर्टिकल 360 इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द इंसर्शन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल डिराइव्ड फ्रॉम। कह रहा है कि जो हमने प्रियम्बल में लिबर्टी लिखा हुआ है, इक्वालिटी लिखा है और फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है, ये हमने कहां से लिया हुआ है? तो ये हमने लिया हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने ये लिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच फंडामेंटल राइट इज आल्सो अवेलेबल टू फॉरेनर्स ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। कह रहा है कि अगर कोई बाहरले देश का कोई हमारे देश में आ जाता है तो ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो हम उसको भी प्रोवाइड करते हैं। आज की तारीख में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल मैं बता दूं 6 फंडामेंटल राइट्स है। ये भी आप लिख लीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं, लेकिन इनिशियली टोटल थे 7। तो अभी एक राइट टू प्रॉपर्टी वो हमने हटा दिया हुआ है बाय द 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू। तो अभी जो है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स वो 6 हैं, और उनमें से एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो है राइट टू लाइफ। ये अगर कोई बाहरले देश से भी कोई हमारे देश में आता है तो हम उसको भी ये वाला फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करते हैं, राइट टू लाइफ। अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल डिफाइंस इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 14 में। अगला क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ द लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड्स, जो ये तीनों आइलैंड्स थे, इनको इकट्ठा करके हमने, मतलब कि इनके नाम की जगह हमने एक नया नाम रख दिया लक्षद्वीप। ये कब हमने ऐसे किया कि जो लक्षद्वीप है वो इन्हीं तीनों आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। तो ये ऐसा कब किया? तो ये किया हमने 1973 में। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। कह रहा है कि नहीं, लोकसभा के मेंबर को कितनी देर तक वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, मतलब उनका ड्यूरेशन क्या है? तो वो है 5 ईयर्स, कि 5 साल तक वो लोकसभा के मेंबर बन के रह सकते हैं। फिर उसका फिर से इलेक्शन होगी और फिर से अगर वो जीतेंगे तो तभी वो लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के मेंबर के लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एज के हिसाब से। तो कम से कम वो 25 ईयर्स का होना चाहिए अगर उसको लोकसभा का मेंबर बनना है। फिर कहता है कि विच इज द फोर्थ स्टेट इन द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में कि चौथा ऐसा पिलर कौन सा है जिससे हमारा देश अच्छे से चल सकता है, वो है मीडिया। तो अगर फोर्थ मीडिया है स्टेट तो तीन और कौन से हैं, वो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये तीन अलग पिलर्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के, हमारे इंडिया के। अब अगला क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय विच आर्टिकल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये किस आर्टिकल के थ्रू ये राइट टू प्रॉपर्टी हमने रिमूव किया है, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि टोटल इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स थे पर हमने एक रिमूव कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। और वो किस आर्टिकल के थ्रू हमने रिमूव किस अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव किया, वो किया हमने 44th अमेंडमेंट 1978। तो ये यहां पर बाय विच आर्टिकल नहीं आएगा, बाय विच अमेंडमेंट आएगा यहां पर ना। अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, वो करता है प्रेसिडेंट हमारा। अब आपने बताना है मुझे कि इस टाइम पर करंट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है ये किस फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोलते हैं हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को, इसको बोलते हैं हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 26th क्वेश्चन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू गाइड द डेलिब्रेशन ऑफ द असेंबली वाज मूव्ड बाय। कहता है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया कौन था, तो ये लाया था जवाहरलाल नेहरू। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद में प्रीएम्बल बन गए थे, कि उनको ही प्रीएम्बल का नाम दे दिया गया था। तो अगर आपको पूछा जाए कि प्रीएम्बल का पुराना नाम क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है, तो ये हर एक वर्ड अच्छे से आपने लर्न करके रखना है। द मिनिमम एज ऑफ द वोटर्स इन इंडिया इज, कि किसी को वोट डालने की मिनिमम एज क्या है, तो वो है 18 साल। मिनिमम एज ऑफ अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी को फैक्ट्री में काम करना है तो उसकी मिनिमम एज क्या है। तो फैक्ट्री में काम करने के लिए जो मिनिमम एज है वो 14 ईयर्स है। याद रखना, वोट डालने की मिनिमम एज 18 साल है, फैक्ट्री में काम करने की 14 साल है। अगला क्वेश्चन है कि जो हरिजन है वर्ड, और उसको हमने रिप्लेस कर दिया है अनुसूचित जाति के साथ। ये किस स्टेट ने हमारी ने ऐसा किया है, वो किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। फंडामेंटल ड्यूटीज को कब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, वो हमने डाला 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी इस टाइम पर 11। जब हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था उस टाइम पर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी सिर्फ 10। और इसकी हमने किसकी रिकमेंडेशन पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज डाली, ये हमने डाली स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किसकी रिकमेंडेशन से डाली, तो वो डाली हमने स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, तो वो है 11 अभी। और जब ये हमने डाली थी उस टाइम पे ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, तो वो थी 10। जो 11th वाली है वो है राइट टू एजुकेशन की है, मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 साल के बच्चे के लिए। और ये 86 अमेंडमेंट 2002 में डाली थी। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये हमने कहां से बोरो किया है, तो ये हमने बोरो किया है कनाडा से। हालांकि जो बोरिंग फीचर्स है वो उसका मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, उसमें लिख दूंगा, वो आप वहां से भी कर सकते हो, पर अभी ये फिलहाल के लिए लर्न कर लो। इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहली बारी
कब अमेंड किया था? अमेंडमेंट का मतलब समझ लो कि उसका मतलब होता है कि चेंजेस करना, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी या कोई चीज हमने निकालनी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वो हमने किया 1951 में। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स वाज मेड ए फंडामेंटल राइट बाय। कह रहा है कि 6 से 14 साल तक 6 से 14 साल तक के बच्चों को एक जरूरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये हमने कब अमेंड करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला? तो ये हमने डाला 86 अमेंडमेंट 2002 में। उसी में ये एक हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसी टाइम पे हमने इसको फंडामेंटल राइट्स में भी डाल दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी डाल दिया और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी डाल दिया। विच आर्टिकल डील्स विद द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है कि जो हमारे इंडियन ओरिजिन, जिनको एनआरआईज बोलते हैं हम, जो कि बाहर रहते हैं और हमारे देश में आते हैं, उनके सिटीजनशिप के राइट को कौन ऐसे प्रोटेक्ट करके रखता है? तो वो रखता है आर्टिकल 8। अब जो ये आगे वाले क्वेश्चन है, ये वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है कि यूनाइटेड प्रोविंसेस, उसका नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रखा गया कौन से साल में? तो वो रखा गया 1950। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यूनाइटेड प्रोविंसेस का आज के टाइम पे क्या नाम है? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो वो था यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ये आपको हर तरीके से याद होना चाहिए। सेम आगे वाले क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैं कि मद्रास का जो नाम है उसका तमिलनाडु रखा गया कब? तो वो 1969 में। मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटका रखा गया कब? 1973 में। तो आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कर्नाटका का पुराना नाम क्या था? तो वो आपने क्या लिखना है? मैसूर। फिर उत्तरांचल का नया नाम उत्तराखंड रख दिया, और ये कब? 2006 में। उसी साल ही जो पोंडिचेरी था उसको पुडुचेरी करके उसका नाम रख दिया, कि पोंडिचेरी से हटा के पुडुचेरी कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली रीनेम्ड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, कि उसको नेशनल कैपिटल बना दिया गया, वो 1992 में। हालांकि अभी भी वो फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी ही है हमारी। अगला क्वेश्चन है कि जो उड़ीसा है उसका नाम ओडिशा रखा गया कौन से साल? तो वो 2011 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेलंगाना जो हमारी स्टेट है वो कब बनी? तो वो बनी जून 2, 2014 को। और इसको हमने किससे अलग किया? आंध्र प्रदेश से इसे बनाया। फिर हालांकि जो अभी अग्निवीर का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो महाराष्ट्र है वो किन दो किससे मर्ज होके ये अलग हुई महाराष्ट्र? तो ये जो बॉम्बे था, बॉम्बे से अलग होके महाराष्ट्र और गुजरात, ये दो हमारी स्टेट्स बनी थी। वैसे ही क्वेश्चन ये भी अब लेटेस्ट है, आ सकता है कि व्हेन डिड JNK बिकम्स यूटी, कि JNK यूनियन टेरिटरी कब बनी? 31 अक्टूबर 2019, और इसी डेट को ही लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बनी थी। हु रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, कि स्पिरिट ऑफ लॉज बुक किसने लिखी है? तो वो लिखी है मॉन्टेस्क्यूज। ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। सॉरी, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए, कि कुछ ऐसे लोग होने चाहिए हमारे कंट्री में या हमारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, सरकार में, जो कि एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप ऐसा काम करो। ये वो होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो वो आता है आर्टिकल 74 में। विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तो 101st जो अमेंडमेंट था ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेट करता है, और ये हुआ था 1 जुलाई 2017 में। ये इंपॉर्टेंट है, डेट अच्छे से दिमाग में रख लेना।
हु इज ऑथराइज टू एक्सटेंड द यूरिसडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट। कह रहा है कि हाई कोर्ट की यूरिसडिक्शन मतलब उसकी जो पावर है वो कौन एक्सटेंड कर सकता है। कि एक्सटेंड का मतलब है कि जैसे जो जम्मू है, जम्मू का हाई कोर्ट है जेएनके का, वो आगे तक लद्दाख के लिए भी वही काम करे या आगे पंजाब के लिए भी वही काम करे। ये किसके हाथ में पावर है? तो ये है पार्लियामेंट के हाथ में पावर कि वो इसको एक्सटेंड कर सकता है। हु एडमिनिस्टर ओथ टू ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। कि हाई कोर्ट के जज को कौन ओथ देता है, कि शपथ कौन प्रोवाइड करता है? वो गवर्नर। अब ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि ईवीएम फर्स्ट टाइम कब यूज हुए थे? वो 1982 में हुए थे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आया था कि ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है, उसमें ई की फुल फॉर्म क्या है? तो उसका है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। विच आर्टिकल डील्स विद इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो कौन सा आर्टिकल है जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ डील करता है? वो आर्टिकल 66 है। आज के लिए ये 50 क्वेश्चन ही है, कल मैं और 50 लेकर आऊंगा और परसों और 50, टोटल 150 क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के वो मैं आपको करवाऊंगा और आप इससे चेक करना, और या फिर अगर आता है आपको तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। थैंक यू सो मच।